हेलो दोस्तों क्या आपने कभी लोहे को इतना जंग लगा हुआ देखा है कि वो लकड़ी की तरह दिखने लगे? और क्या आपको पता है कि ये जो टिकटॉक और पबजी ये सब ऐप जो बंद होते हैं और जो इतने ऐप बंद हो रहे हैं वो क्यों होते हैं एग्जैक्टली? मतलब बहुत सारे ऐप चाइनीज होते हैं, वो बंद भी हो जाते हैं, लेकिन उनके पीछे की कुछ खास वजूहात होती हैं। तो दोस्तों नॉन स्टॉप रैंडम फैक्ट्स की ये एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हमारे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे इस चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज के इस मुनफरिद सफर का आगाज करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस इमेज को देखो। ये समंदर के किनारे प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया एक चैन है जो कि लोगों को इससे आगे आने से मना करता है और एक घेरा बना लेता है। होता क्या है कि समंदर की लहरों में जो नमक होता है यानी कि सी साल्ट, इस सी साल्ट से ये बहुत ही रस्टेड हो गया है, इसे जंग लग गया है और इस लोहे को इतना जंग लग गया है कि ये ऐसा लगने लगा कि ये लकड़ी का है। दैट इज रियली अमेजिंग। ये असल में लोहे का ही है लेकिन जंग आलूद हो गया है क्योंकि इस पर साल हर साल नमकीन पानी गिरता है, तो इसलिए ये ऐसा हो गया है। नंबर 2 दोस्तों, जापान का जो ट्रेन सिस्टम होता है ना, उसमें एक बहुत ही यूनिक सा फीचर होता है कि जापान के ट्रेन में सिस्मोमीटर लगे होते हैं। सिस्मोमीटर क्या होते हैं? ये असल में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि अर्थक्वेक यानी कि जलजले के आने से पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि जलजला आने वाला है, यानी कि कुछ सेकंड या कुछ मिनट पहले ही। तो ये इनके ट्रेन में लगे रहते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि जब भी जलजला आता है तो तब ट्रेन पटरी के ऊपर चल रही होती है और उसके डीरेल यानी कि पटरी से उतर जाने के चांसेस और गिर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो 11 मार्च 2011 को जापान के ट्रेन के इसी सिस्मोमीटर ने 8.9 मैग्नेट यूनिट का भयानक जलजला आने के 12 सेकंड पहले ही सेंस कर लिया था और इस सिस्मोमीटर डिवाइस ने 33 ट्रेन को सिग्नल भेज दिया क्योंकि उस वक्त 33 ट्रेनें जापान में चल रही थी। उन सबको सिग्नल दे दिया कि रुक जाओ कि अब जलजला आने वाला है और इसी वजह से उस दिन सारी ट्रेन बच गयी सिवाय एक के और वही ट्रेन डीरेल हो गई। और अगर सिस्मोमीटर नहीं बताता तो बहुत सारे ट्रेन डीरेल हो जाते। वैसे भी ट्रेन में सफर करते वक्त अगर जलजला आ जाए ना तो इससे बड़ा नाइटमेयर और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो ट्रेन डीरेल हो जाएगी। नंबर 3 दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की गई है कि अगर किसी भी कंपनी में बहुत चालाक वर्कर होंगे, बहुत ज्यादा सारे और बहुत ज़हीन होंगे, लेकिन वो कंपनी में जलन करते हैं एक दूसरे से, फिर भी अपने आप को टॉप करने के लिए लगे हुए हैं। मतलब इंटेलिजेंट तो हैं लेकिन वो लोग इतने कोऑपरेटिव नहीं हैं, ज़हीन है, मिलकर काम नहीं करते। और दूसरी तरफ एक कंपनी है जिसमें कम इंटेलिजेंट लोग हैं, मतलब इतने ज़हीन नहीं है, लेकिन इनके दरमियान कोऑपरेटिव सिस्टम बहुत ज्यादा है, यानी कि मिलजुल के काम कर रहे हैं, मतलब कि लेस प्रोडक्टिव और हाईली कोऑपरेटिव। तो दोस्तों दोनों को कंपेयर करें ना, दोनों के फ्यूचर की बात करें, दोनों कंपनीज के बिजनेस की बात करें, तो जो कंपनी कम प्रोडक्टिव है और लेकिन उसमें हाईली कोऑपरेटिव लोग हैं, ये कैटेगरी, ये बिजनेस इंटेलिजेंट लोगों से ज्यादा चलेगा, ये बिजनेस जल्दी ग्रो करेगा और इसका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। ये एक हार्वर्ड स्टडी में पता चला था, आप इस आर्टिकल में भी देख सकते हो। नंबर 5 दोस्तों, पर्शियन किंग थे एक आगा मोहम्मद खान और एक दफा उनके 2 दरबारियों से बहसबाजी हो गई और उनके जो 2 नौकर थे उन्होंने किंग से ऊंची आवाज में बात कर दी और ऊंची आवाज से बात करने से किंग को चढ़ गया गुस्सा और फिर उन्होंने दोनों को मारने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन इस दिन कोई मुस्लिम हॉलीडे था शायद, और इसीलिए इन दोनों को जो कि मारने की या फांसी देने की जो तारीख थी वो एक दिन के लिए पोस्टपोन्ड हो गई, यानी कि तुम दोनों को कल मारा जाएगा, आज भर जी लो। और ये बोलने के बाद फिर क्या होता है पता है आपको? तो ये लोग रात को चुपके उस किंग के रूम में गए जहाँ पर वो सो रहा था और उसको मार डाला। और ये बिल्कुल सच की कहानी है और ये आगा मोहम्मद खान भी रियल में एग्जिस्ट करते थे और ये एक बहुत ही अजीब सी रियल स्टोरी है। और यही वजह है दोस्तों कि कंपनी जब अपने किसी एम्प्लॉय को फायर कर देती है ना, तो बोल के फायर नहीं करती कि तुम्हें कल कंपनी से निकाला जाएगा। अगर ऐसा होगा तो वो क्या करेगा कि कंपनी को बैक फायर करेगा, कंपनी के सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर देगा या कुछ ऐसा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को एक सरप्राइज मीटिंग देती है और झट से बोल देती है कि निकलो यहाँ से, तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। नंबर 6 ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनना जरा। न्यू जर्सी के एक आदमी ने $5 का एक जूस खरीदा एक शॉप से।
तो फिर उसे घर लेकर गया। वो घर में गया उस ऑरेंज जूस को लेकर, तो उसकी वाइफ ने कहा कि ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है। तो इसकी वाइफ ने कहा कि इसे वापस कर दो, क्योंकि इस जूस को मैंने किसी और जगह पर $2 में देखा है, तो वहां से मैं ले लूंगी, इसे रिटर्न कर दो। और उस बूढ़े आदमी ने उस ऑरेंज जूस को रिटर्न कर दिया और उसे $5 वापस मिल गए। फिर वो उस दुकान पर गया जहाँ पर उसकी वाइफ ने इसे बताया था, वहाँ पर यही ऑरेंज जूस उसे $2 में मिला। अब इस $5 में से $2 की उसने जूस खरीद लिया और फिर $3 का उसने लॉटरी टिकट खरीद लिया, बस ऐसे ही अपना लक आजमाने के लिए। तो दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस 2 लॉटरी टिकट से $315 मिलियन जीते। बिल्कुल दोस्तों, $315 मिलियन, यानी कि तकरीबन 2200 करोड़ सिर्फ $3 की लॉटरी के टिकट से। ऐसी स्टोरी जो होती है ना, वो बहुत ही रेयर होती है, और ये जो है इन्हें आप दुनिया के सबसे लकी इंसानों में से भी एक मान सकते हो। नंबर 7, जॉर्जिया की एक टीचर है जो कि ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी करती थी। तकरीबन $400 का इंश्योरेंस कर देती थी, लेकिन कंपनी ने इसे 10 लाख रुपया दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि देखो, कभी भी आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो ना, या फिर इंश्योरेंस लेते हो, या फिर समझ लो कि कोई सिंपल काम, जैसा कि अपने मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, इसमें क्या होता है कि शुरू में एक मैसेज भेजा जाता है जिसमें कहा जाता है कि प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करो, तो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करो। जी हाँ, टर्म एंड कंडीशन लीगल या कानूनी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो होते हैं। तो हुआ ये कि इंश्योरेंस कंपनी को तो पता था कि डॉक्यूमेंट तो कोई पढ़ता ही नहीं है, और हुआ कुछ यूं कि पेज नंबर 7 पर कंपनी ने कुछ यूं लिखा था, अगर आपने यहाँ तक पढ़ा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो इस पेज से हमें इस नंबर पर ईमेल करो तो आपको इतना इनाम मिलेगा। मतलब कितने ज्यादा लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, लेकिन इन सब में से सिर्फ ये पहली औरत थी जिन्होंने इसे पूरा पढ़ा था। लेकिन अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बैंक में अकाउंट बनवाने जाते हैं तो आपको एक बड़ा सा पेज मिलता है जिसमें आप फॉर्म भरते हो और पीछे में टर्म एंड कंडीशन लिखा होता है। इसे कोई पढ़ता ही नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है ताकि आप कानून को समझ जाओ कि कब क्या होता है एक्चुअल में। और ऐसी चीज को बढ़ावा देने के लिए ऐसा ये लोग करते हैं ऐसी कंपनीज में, ताकि हर कोई पढ़े कि कहीं से कोई प्राइस निकल जाए, क्योंकि कंपनी को तो पता है कोई पढ़ता ही नहीं है, लेकिन जो पढ़ेगा उसमें से कोई लकी हो सकता है ना। ऐसा होता है अक्सर। लेकिन कौन सी ऐसी कंपनी ऐसा करती है? जो कंपनी सबसे ज्यादा अमीर होगी वही ऐसा करेगी। नॉर्मल कंपनीज को तो मैंने नहीं देखा ऐसा करते हुए। नंबर 8, निंटेंडो कंपनी जब रेवेन्यू में गिर गई थी तो तब क्या हुआ कि उसके जो सीईओ थे उन्होंने क्या किया कि अपनी सैलरी का आधा हिस्सा कर दिया 5 महीनों के लिए, बजाय इसके कि अपने वर्कर को जिम्मेदार ठहराए। मतलब जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस है ना या कोई कंपनी है, तो उसमें क्या होता है कि इसका जो भी ओनर है या मालिक है वो हर छोटी बात के लिए अपने वर्कर को ब्लेम ना करे, और जब लॉस हो रहा हो तो वो अपने वर्कर को सही तरह से पे करे। मतलब उनको डाउन ना करे, लेकिन अपने आप को ही सेक्रीफाइस करे। ऐसा अगर कोई इंसान है ना तो आगे लॉन्ग टर्म में वो बहुत जाता है। और निंटेंडो कंपनी में ही नहीं, जापानीज कंपनी में ऐसा होना बहुत आम बात है। मतलब जापानी लोग परवाह नहीं करते, वो दूसरों को तकलीफ नहीं देते, खुद तकलीफ उठा लेते हैं। और इसके अलावा जो सोनी कंपनी के सीईओ रहे थे उन्होंने भी ऐसा ही किया था। नंबर 9, दोस्तों, फास्ट एंड फ्यूरियस जो टोक्यो ड्रिफ्ट मूवी थी, उसमें क्या हुआ था कि जो फिल्म का एक सीन था उसको शूटिंग करने की परमिशन उस डायरेक्टर को उस रोड पर नहीं मिली थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि उस डायरेक्टर ने उस फिल्म को वहीं पर शूट भी किया, और फिर वहां पर पुलिस आई तो उन्होंने शूटिंग के दौरान एक डायरेक्टर को हायर किया, और फिर हायर करने के बाद उस इंसान ने पुलिस को बताया कि मैं हूँ डायरेक्टर, और उसने एक रात जेल में बिताई। मतलब इस काम के लिए भी इंसान को हायर किया गया, और वो डायरेक्टर और उसकी टीम मस्त होकर अपना शूट कर रही है और एडिट कर रही है। नंबर 10, पॉलिश इन्वायरमेंटल चैरिटी जो थी उसने क्या किया कि ये जो परिंदे माइग्रेट करते हैं ना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, एक इलाके से दूसरे इलाके और फिर तीसरे इलाके में चले जाते हैं, इनके अंदर एक जीपीएस ट्रैकर और एक सिम लगा दी थी ताकि माइग्रेशन का जो पैटर्न होता है वो लोग इसे समझ सकें कि कब कहाँ जाते हैं ये परिंदे। लेकिन फिर क्या हुआ कि इस परिंदे की ट्रैकिंग वो लोगों ने खो दिए कहीं पर, और इसमें जो उन्होंने सिम लगाई थी उस सिम का जो ऑनर था उसे $2700 का बिल आ गया। इनके तकरीबन 4 लाख का नुकसान हो गया। इसका मतलब ये है कि वो परिंदा गलती से जहाँ पर इसे सिम लगाई गई थी वो उससे कहीं गिर गई और उसे किसी इंसान ने उठाया और फिर मस्ती से की बातें। पता चला कि इस सिम से इतनी ज्यादा कॉल्स की गई हैं कि अब $2700 का बिल आ गया है, क्योंकि पोलैंड और ये यूरोपियन कंट्रीज जो होते हैं इनमें से ज्यादातर लोग सिम यूज करते हैं वो पोस्ट पेड होता है, मतलब कि पहले बात कर लो फिर पैसे दे देना। नंबर 11,
दोस्तों ऐप बैन की सबसे नंबर 1 रीजन है प्राइवेसी, यानी कि आपके मोबाइल में जो भी डाटा है वो कोई और कंपनी ले ले। और दोस्तों ऐसा पाकिस्तानी लोग तो नहीं मानते। आपको लगेगा कि मेरा डाटा लेकर ये क्या कर लेगा, ठीक है ले लो। और ये जो डाटा बोलते हैं लोग कि मेरा डाटा लगाए रखते हैं, मगर ये डाटा असल में है क्या चीज? डाटा मतलब आपकी हैबिट। आपने ये तो देखा ही होगा कि अमेज़न में या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग में आप कोई भी चीज खरीदते हो, अगर आप अमेज़न पर सनग्लास देख रहे हो तो आपको सनग्लासेस के ही ऐड आना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि एक मशीन आपको जानने की कोशिश कर रही है, और अगर वो आपके इंटरनेट को जान ले तो वो आपसे बहुत कुछ कर सकते हैं। ये चीज होती है प्राइवेसी, और प्राइवेसी बहुत वैल्यूएबल चीज है। और आज के दौर में जो सबसे ज्यादा कीमती चीज है वो होता है डाटा। और अगर कंपनी आपके कंसर्न से डाटा ले रही है तो ठीक है, लेकिन ये जो चाइनीज एप्स होते हैं ना, ये आम है इस चीज के लिए, जो कि अच्छी बात नहीं है मॉरली। मतलब आपके बिना कंसर्न से डाटा लेना, बिना आपके पूछे डाटा लेना। और वहीं जो वेल फेमस ऐप हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड ऐप हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब भी ऐप्स ही हैं, लेकिन इनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होती है, और ये कि बिना कंसर्न के ये डाटा नहीं लेती। मतलब कि ये सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है कि आप डाटा भेजना चाहते हो या नहीं। लेकिन अगर आपको पता है कि ये जो हम बोलते हैं कि ये गेम मत खेलो, इस गेम में टाइम जाया होगा, या फिर ये एंटरटेनमेंट वाला ऐप ना चलाओ, इससे भी टाइम जाया होगा वगैरह वगैरह, इस बेसिस पे किसी भी ऐप को बैन नहीं किया जाता। मैं आपको बता दूं, ये तो पेरेंट्स के हाथ में होता है कि बच्चा क्या कर रहा है और कितना टाइम किस चीज में लगा रहा है। इसकी वजह से ऐप बैन नहीं होती। लेकिन जो लीगल रीजन है कि डाटा लेना या किसी के बारे में मालूमात इकट्ठी करना, इसकी वजह से ऐप बैन होता है। मतलब किसी ग्रुप के पर्सनल ओपिनियन पर ऐप बैन नहीं होता, एक लीगल बेस होती है हर चीज के पीछे। दैट वाज द फैक्ट। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिलहाल के लिए दें इजाजत, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।